बड़ा औद्योगिक परिवार औद्योगिक रसायनों के उत्पादन में संलग्न है। पर्यावरणीय जोखिमों के कारण कई राज्यों ने इसकी नई इकाई के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, किंतु एक राज्य सरकार ने इसे नगर के निकट स्थापित करने की अनुमति दे दी। पिछले 10 वर्षों से इकाई संचालित हो रही है, परंतु इसके औद्योगिक बहिर्स्रावों से भूमि, जल, फसलें तथा मानव और पशु स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। इसके विरोध में बड़े जनांदोलन हुए और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई। अंततः राज्य सरकार ने फैक्ट्री को बंद करने का आदेश दिया। इसके परिणामस्वरूप फैक्ट्री के श्रमिक, सहायक इकाइयों के कर्मचारी तथा उस पर निर्भर उद्योग भी प्रभावित हो गए। प्रश्न: इस मुद्दे को संभालने का उत्तरदायित्व सौंपे गए एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते आप इस उत्तरदायित्व का निर्वहन किस प्रकार करेंगे? 250 शब्द। प्रस्तावना: यह केस स्टडी पर्यावरण संरक्षण, औद्योगिक विकास, आजीविका, सामाजिक न्याय तथा सुशासन अर्थात गुड गवर्नेंस के मध्य संतुलित एवं उत्तरदायी प्रशासनिक निर्णय की चुनौती प्रस्तुत करती है। हितधारक: स्थानीय निवासी और किसान, फैक्ट्री के श्रमिक और उनके परिवार, सहायक उद्योग तथा उन पर निर्भर कर्मचारी, औद्योगिक परिवार अर्थात कंपनी, राज्य सरकार और जिला प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण और जैव विविधता तथा भविष्य की पीढ़ियां। मुख्य भाग: अवैज्ञानिक एवं स्वतंत्र पर्यावरणीय मूल्यांकन। सबसे पहले एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति से पर्यावरणीय और स्वास्थ्य प्रभाव आकलन कराया जाएगा, जिससे प्रदूषण की वास्तविक स्थिति, स्वास्थ्य पर प्रभाव तथा पर्यावरणीय क्षति का निष्पक्ष मूल्यांकन हो सके। इससे निर्णय तथ्य आधारित होगा और जनता का विश्वास बढ़ेगा। यद्यपि रिपोर्ट तैयार होने में कुछ समय लग सकता है। गुण: तथ्य आधारित और निष्पक्ष निर्णय होगा, जनता का विश्वास बढ़ेगा। दोष: रिपोर्ट तैयार होने में समय लग सकता है। मूल्य संवर्धन: बैरी कॉमनर ने अपनी पुस्तक द क्लोजिंग सर्कल में कहा कि प्रकृति के साथ असंतुलित विकास अंततः समाज को ही नुकसान पहुंचाता है। बी. प्रदूषण करने वाला भुगतान करेगा सिद्धांत तथा पर्यावरणीय पुनर्स्थापन। यदि कंपनी प्रदूषण के लिए उत्तरदायी पाई जाती है, तो प्रदूषण करने वाला भुगतान करेगा सिद्धांत के अनुसार उससे प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण पुनर्स्थापन तथा प्रभावित लोगों को उचित क्षतिपूर्ति कराई जाएगी। इससे पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित होगा तथा उद्योगों में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ेगी। हालांकि कंपनी कानूनी चुनौती दे सकती है। गुण: पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित होगा, भविष्य में उद्योग अधिक उत्तरदायी बनेंगे। दोष: कंपनी कानूनी चुनौती दे सकती है। मूल्य संवर्धन: एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण करने वाला भुगतान करेगा सिद्धांत तथा पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को मान्यता दी। सी. श्रमिकों एवं प्रभावित उद्योगों के लिए पुनर्वास योजना। फैक्ट्री बंद होने से प्रभावित श्रमिकों तथा सहायक उद्योगों के कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रोजगार, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इससे बेरोजगारी और सामाजिक असंतोष कम होगा तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा, यद्यपि सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। गुण: बेरोजगारी और सामाजिक असंतोष कम होगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। दोष: सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। मूल्य संवर्धन: जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में संकट की स्थिति में राज्य की रोजगार सुरक्षा की भूमिका पर बल दिया। डी. सुधार के बाद सशर्त संचालन। यदि तकनीकी रूप से जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम तथा अन्य पर्यावरणीय मानकों के माध्यम से प्रदूषण को पूर्णतः नियंत्रित करना संभव हो, तो कठोर शर्तों एवं निरंतर निगरानी के साथ संचालन पर विचार किया जाएगा। अन्यथा स्थायी बंदी जारी रहेगी। इससे पर्यावरण और रोजगार के बीच संतुलन बनाया जा सकेगा। गुण: पर्यावरण और रोजगार के बीच संतुलन बनेगा, उद्योगों की निरंतरता बनी रह सकती है। दोष: कठोर निगरानी की निरंतर आवश्यकता होगी। मूल्य संवर्धन: जोसेफ ई. स्टिग्लिच ने अपनी पुस्तक द प्राइस ऑफ इनइक्वालिटी में कहा कि आर्थिक विकास तभी न्यायसंगत है जब उसकी सामाजिक और पर्यावरणीय लागत न्यूनतम हो। जनसंवाद एवं बहुहितधारक समन्वय। स्थानीय समुदाय, उद्योग, विशेषज्ञों तथा प्रशासन के बीच नियमित संवाद स्थापित कर पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इससे सामाजिक विश्वास बढ़ेगा, विरोध और संघर्ष कम होंगे तथा दीर्घकालिक समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा, यद्यपि सभी पक्षों में सहमति बनाने में समय लग सकता है। गुण: सामाजिक विश्वास और सहयोग बढ़ेगा, विरोध और संघर्ष में कमी आएगी। दोष: सभी पक्षों में सहमति बनने में समय लग सकता है। मूल्य संवर्धन: एलिनोर ऑस्ट्रॉम ने अपनी पुस्तक गवर्निंग द कॉमन्स में सहभागितापूर्ण शासन को जटिल सार्वजनिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान बताया है। वैल्यू एडिशन: अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न भाग है। अनुच्छेद 48A तथा अनुच्छेद 51A उपखंड जी
पर्यावरण संरक्षण का दायित्व राज्य और नागरिकों दोनों पर डालते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा सतत विकास का सिद्धांत इस प्रकार के मामलों में मार्गदर्शक है। यह दृष्टिकोण SDG 3, SDG 8, SDG 12 तथा SDG 13 के अनुरूप है। निष्कर्ष: एक आदर्श लोकसेवक पर्यावरण संरक्षण, जनस्वास्थ्य तथा आजीविका के बीच संतुलन स्थापित करते हुए कानून सम्मत, वैज्ञानिक, मानवीय तथा सतत विकास आधारित समाधान सुनिश्चित करता है। केस स्टडी 22। प्रश्न: ड. एक शहर के एक प्रतिष्ठित चिकित्सक है। उन्होंने एक धर्मार्थ न्यास अर्थात चैरिटेबल ट्रस्ट स्थापित किया है, जिसके माध्यम से एक उपेक्षित क्षेत्र में उच्च विशेषज्ञता अस्पताल स्थापित करने की योजना है। यह अस्पताल उस क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधार ला सकता है। आप उस क्षेत्र की कर अन्वेषण इकाई के प्रमुख हैं। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर के क्लिनिक में कुछ गंभीर कर अनियमितताएं पाई गईं, जिनके कारण सरकार को बड़ी कर हानि हुई है। डॉक्टर इन गंभीर बकायों का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। साथ ही कुछ अन्य तकनीकी एवं प्रक्रियागत त्रुटियां भी मिली हैं। यदि विभाग इन तकनीकी त्रुटियों पर भी कठोर कार्रवाई करता है, तो डॉक्टर का समय एवं संसाधन उसी में व्यय होंगे, जिससे अस्पताल की स्थापना में विलंब होने की संभावना है। प्रश्न: इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? अपने निर्णय का औचित्य स्पष्ट कीजिए। 250 शब्द। प्रस्तावना: यह केस स्टडी कानून के शासन, कर अनुपालन, लोकहित, विवेकपूर्ण प्रशासन तथा सामाजिक कल्याण के मध्य संतुलित निर्णय लेने की चुनौती प्रस्तुत करती है। हितधारक: ड. एक धर्मार्थ न्यास, उपेक्षित क्षेत्र के नागरिक एवं भावी मरीज, कर अन्वेषण विभाग, राज्य सरकार एवं करदाता, अस्पताल के भावी कर्मचारी, समाज, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था तथा भविष्य के लाभार्थी। मुख्य भाग: गंभीर कर अनियमितताओं पर विधि सम्मत कार्रवाई। गंभीर कर चोरी से संबंधित मामलों में कानून के अनुसार कर, ब्याज तथा दंड की वसूली सुनिश्चित करूंगा। कानून के शासन के सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके सामाजिक योगदान के आधार पर कानूनी उत्तरदायित्व से छूट नहीं दी जा सकती। इससे राजस्व की भरपाई होगी तथा कर अनुपालन की संस्कृति सुदृढ़ होगी। यद्यपि डॉक्टर पर तत्काल वित्तीय भार बढ़ सकता है। मूल्य संवर्धन। AV डाइसी के अनुसार कानून के शासन का मूल सिद्धांत है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं। B तकनीकी त्रुटियों पर अनुपातिक दृष्टिकोण। जहां केवल प्रक्रियागत या तकनीकी कमियां हों तथा राजस्व की वास्तविक हानि न हुई हो, वहां कानून के अनुरूप सुधार का अवसर दिया जाएगा और अनावश्यक दंडात्मक कार्रवाई से बचा जाएगा। इससे अस्पताल परियोजना अनावश्यक रूप से प्रभावित नहीं होगी तथा प्रशासन न्यायसंगत एवं नागरिक केंद्रित बनेगा। हालांकि कुछ लोग इसे अत्यधिक नरमी के रूप में देख सकते हैं। मूल्य संवर्धन। लॉन एल फुलर ने अपनी पुस्तक द मॉरलिटी ऑफ लॉ में कहा कि कानून का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना है। समयबद्ध अनुपालन योजना। डॉक्टर से लिखित समयबद्ध अनुपालन योजना तैयार कराई जाएगी, जिसमें सभी तकनीकी कमियों को निर्धारित अवधि में दूर करने की स्पष्ट समय सीमा होगी। इससे भविष्य में पूर्ण कर अनुपालन सुनिश्चित होगा तथा प्रशासन और करदाता के बीच विश्वास बढ़ेगा। यद्यपि इसकी सतत निगरानी आवश्यक होगी। मूल्य संवर्धन। एडम स्मिथ के अनुसार एक आदर्श कर व्यवस्था स्पष्ट, निश्चित तथा न्याय संगत होनी चाहिए। डी लोकहित एवं निष्पक्षता के बीच संतुलन। मैं किसी प्रकार की अवैध रियायत नहीं दूंगा, बल्कि कानून द्वारा प्रदत्त वैध विवेकाधिकार का पारदर्शी उपयोग करूंगा, ताकि एक ओर सरकारी राजस्व सुरक्षित रहे और दूसरी ओर अस्पताल जैसी जनहितकारी परियोजना अनावश्यक विलंब का शिकार न हो। प्रत्येक निर्णय का लिखित अभिलेखीकरण किया जाएगा, जिससे पक्षपात की कोई आशंका न रहे। मूल्य संवर्धन। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की एथिक्स इन गवर्नेंस रिपोर्ट के अनुसार लोकसेवक को सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता तथा जनहित के बीच संतुलित निर्णय लेना चाहिए। वैल्यू एडिशन। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता तथा अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना कर न लगाने या न वसूलने के सिद्धांत को स्थापित करता है। करदाता चार्टर पारदर्शी एवं न्यायपूर्ण कर प्रशासन को बढ़ावा देता है। यह दृष्टिकोण सुशासन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा SDG 3 और SDG 16 के अनुरूप है, जहां कानून का पालन और जनहित दोनों समान रूप से सुरक्षित रहते हैं। निष्कर्ष। एक आदर्श लोकसेवक कानून से समझौता किए बिना निष्पक्ष, विवेकपूर्ण एवं जनहितकारी निर्णय लेकर कर अनुपालन, न्याय तथा सामाजिक कल्याण के मध्य संतुलन स्थापित करता है। केस स्टडी 23। प्रश्न। ड. एक शहर के एक प्रतिष्ठित चिकित्सक है। उन्होंने एक धर्मार्थ न्यास अर्थात चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की है, जिसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों के लिए एक उच्च विशेषज्ञता अस्पताल स्थापित करने की योजना है। यह अस्पताल राज्य के एक उपेक्षित क्षेत्र में बनने वाला है,
जहां स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। आप उस क्षेत्र की कर अन्वेषण इकाई के प्रमुख हैं। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर के क्लिनिक में कुछ गंभीर कर अनियमितताएं पाई गईं, जिनसे सरकार को बड़ी राजस्व हानि हुई। डॉक्टर इन बकाया करों का भुगतान करने को तैयार हैं। साथ ही कुछ तकनीकी एवं प्रक्रियागत त्रुटियां भी मिली हैं। यदि विभाग इन तकनीकी कमियों पर भी कठोर कार्रवाई करता है तो अस्पताल परियोजना में विलंब हो सकता है। प्रश्न, आपके समक्ष 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प, व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए अधिकतम कर अनुपालन सुनिश्चित करें तथा केवल तकनीकी कमियों को नजरअंदाज करें। दूसरा विकल्प, मामले को सख्ती से देखते हुए गंभीर तथा तकनीकी दोनों प्रकार की कमियों पर समान रूप से कार्रवाई करें। कर अन्वेषण इकाई के प्रमुख होने के नाते आप कौन सा विकल्प चुनेंगे और क्यों? 250 शब्द। प्रस्तावना, यह केस स्टडी कानून के शासन, विवेकपूर्ण प्रशासन, लोकहित तथा कर अनुपालन के मध्य संतुलित एवं न्याय संगत निर्णय लेने की परीक्षा प्रस्तुत करती है। हितधारक डॉ. एक्स, धर्मार्थ न्यास, उपेक्षित क्षेत्र के नागरिक एवं भावी मरीज, कर अन्वेषण विभाग, राज्य सरकार एवं करदाता, अस्पताल के भावी कर्मचारी, समाज, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था तथा भविष्य के लाभार्थी। मुख्य भाग। पहला विकल्प, गंभीर अनियमितताओं पर कार्रवाई एवं तकनीकी कमियों पर विवेकपूर्ण दृष्टिकोण। इस विकल्प में गंभीर कर अनियमितताओं पर कानून के अनुसार कर, ब्याज तथा दंड की वसूली सुनिश्चित की जाएगी, जबकि केवल प्रक्रियागत एवं तकनीकी त्रुटियों के लिए सुधार का अवसर दिया जाएगा। इससे सरकारी राजस्व सुरक्षित रहेगा, अस्पताल परियोजना अनावश्यक रूप से बाधित नहीं होगी तथा प्रशासन अनुपातिकता और जनहित दोनों का संतुलन बनाए रखेगा। हालांकि कुछ लोग इसे अत्यधिक नरमी या विशेष रियायत के रूप में देख सकते हैं। मूल्य संवर्धन। कैस आर. सनस्टीन ने अपनी पुस्तक व्हाय नज में कहा कि प्रभावी शासन का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करना भी है। बी. दूसरा विकल्प, सभी कमियों पर कठोर कार्रवाई। इस विकल्प के अंतर्गत गंभीर एवं तकनीकी दोनों प्रकार की कमियों पर समान रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इससे कानून का समान अनुपालन सुनिश्चित होगा तथा पक्षपात के आरोपों की संभावना कम होगी। किंतु इससे अस्पताल परियोजना में अनावश्यक विलंब होगा और जनहित प्रभावित हो सकता है, जबकि तकनीकी त्रुटियों से वास्तविक राजस्व हानि भी नहीं हुई है। मूल्य संवर्धन। जोसेफ रेज ने अपनी पुस्तक द अथॉरिटी ऑफ लॉ में कहा कि कानून का सम्मान आवश्यक है, परंतु उसका प्रयोग न्यायपूर्ण एवं विवेकपूर्ण होना चाहिए। सी. मेरा निर्णय। पहला विकल्प। मैं पहला विकल्प अपनाऊंगा। गंभीर कर अनियमितताओं पर पूर्ण कानूनी कार्रवाई करते हुए कर, ब्याज तथा दंड की वसूली सुनिश्चित करूंगा। वहीं तकनीकी एवं प्रक्रियागत कमियों के लिए कानून के अनुरूप समयबद्ध अनुपालन का अवसर दूंगा। इससे कानून का शासन, लोकहित, अनुपातिकता तथा सुशासन के सिद्धांतों के बीच संतुलन बना रहेगा और अस्पताल परियोजना भी अनावश्यक रूप से विलंबित नहीं होगी। मूल्य संवर्धन। फिलिप सेल्जनिक ने अपनी पुस्तक द मॉरल कॉमनवेल्थ में कहा कि संस्थाओं का उद्देश्य केवल नियम लागू करना नहीं, बल्कि न्याय एवं सार्वजनिक हित को भी बढ़ावा देना है। वैल्यू एडिशन। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता तथा अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना कर न लगाने या वसूलने के सिद्धांत को स्थापित करता है। करदाता चार्टर पारदर्शी एवं न्यायपूर्ण कर प्रशासन को प्रोत्साहित करता है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की एथिक्स इन गवर्नेंस रिपोर्ट के अनुसार लोकसेवक को सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता तथा जनहित के बीच संतुलित निर्णय लेना चाहिए। यह दृष्टिकोण SDG 3 तथा SDG 16 की भावना के भी अनुरूप है। निष्कर्ष। एक आदर्श लोकसेवक कानून की कठोरता और मानवीय विवेक के बीच संतुलन स्थापित करते हुए कर अनुपालन, जनहित तथा न्याय तीनों की समान रूप से रक्षा करता है। केस स्टडी 24। प्रश्न। एडवर्ड स्नोडन, एक कंप्यूटर विशेषज्ञ एवं CIA के पूर्व सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ने अमेरिकी सरकार के व्यापक निगरानी कार्यक्रमों से संबंधित गोपनीय दस्तावेज मीडिया को उपलब्ध कराए। अमेरिकी सरकार ने इसे एस्पियोनेज एक्ट 1917 का उल्लंघन तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। दूसरी ओर, स्नोडन ने इसे व्हिसल ब्लोइंग बताते हुए कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि उसके नाम पर सरकार क्या कर रही है। इस घटना ने राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम नागरिकों की निजता तथा पारदर्शिता के बीच गंभीर नैतिक बहस को जन्म दिया। प्रश्न। क्या आप इससे सहमत हैं कि स्नोडन का कार्य कानूनी रूप से प्रतिबंधित होते हुए भी नैतिकता की दृष्टि से उचित था? क्यों या क्यों नहीं? इस विषय में परस्पर स्पर्धी मूल्यों को तोलते हुए अपना तर्क दीजिए। 250 शब्द। प्रस्तावना। यह केस स्टडी राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिकों की निजता, कानून के शासन, पारदर्शिता तथा नैतिक उत्तरदायित्व के मध्य संतुलन स्थापित करने की जटिल चुनौती प्रस्तुत करती है। हितधारक। एडवर्ड स्नोडन, अमेरिकी सरकार एवं सुरक्षा एजेंसियां, अमेरिकी नागरिक, मीडिया, न्यायपालिका, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय,
लोकतांत्रिक संस्थाएं, मानवाधिकार संगठन तथा भविष्य में सरकारी निगरानी से प्रभावित नागरिक। मुख्य भाग। राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम नागरिकों की निजता। राज्य का प्रथम दायित्व राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है, किंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की निजता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी मूलभूत मूल्य हैं। यदि सुरक्षा के नाम पर असीमित निगरानी की जाए तो नागरिक अधिकारों का हनन हो सकता है, जबकि अत्यधिक पारदर्शिता सुरक्षा तंत्र को कमजोर भी कर सकती है। मूल्य संवर्धन। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप का विरोध किया है। कानून का पालन बनाम नैतिक कर्तव्य। स्नोडन ने गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक कर कानून का उल्लंघन किया, किंतु उनका दावा था कि यह कार्य व्यापक जनहित में किया गया। नैतिक दृष्टि से यदि कोई व्यक्ति गंभीर अन्याय उजागर करता है तो उसका उद्देश्य उचित माना जा सकता है, परंतु कानून की अवहेलना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनौती भी उत्पन्न करती है। मूल्य संवर्धन। हेनरी डेविड थोरो ने अपनी पुस्तक सिविल डिसोबीडियंस में अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध नैतिक प्रतिरोध का समर्थन किया है। पारदर्शिता बनाम गोपनीयता। लोकतंत्र में सरकारी जवाबदेही के लिए पारदर्शिता आवश्यक है, लेकिन रक्षा एवं खुफिया सूचनाओं की गोपनीयता भी राष्ट्रीय हित से जुड़ी होती है। इसलिए दोनों मूल्यों के बीच संतुलन आवश्यक है, ताकि न तो नागरिक अधिकार प्रभावित हों और न ही राष्ट्रीय सुरक्षा। मूल्य संवर्धन। जेरेमी बेंथम के अनुसार पारदर्शिता सुशासन का आधार है, परंतु सार्वजनिक हित सर्वोपरि रहना चाहिए। मेरा दृष्टिकोण। मैं आंशिक रूप से सहमत हूं कि स्नोडन की मंशा नागरिकों के अधिकारों एवं पारदर्शिता की रक्षा से प्रेरित हो सकती थी, किंतु उनका तरीका पूरी तरह उचित नहीं था। यदि सरकार द्वारा निजता का अनुचित उल्लंघन हो रहा था तो उसे सार्वजनिक विमर्श में लाना नैतिक रूप से उचित कहा जा सकता है, परंतु गोपनीय सुरक्षा दस्तावेजों का व्यापक प्रकटीकरण राष्ट्रीय सुरक्षा, खुफिया स्रोतों तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बेहतर होता कि पहले आंतरिक व्हिसल ब्लोअर तंत्र, संसदीय निगरानी या न्यायिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता। मूल्य संवर्धन। इमैनुएल कांट के अनुसार नैतिक उद्देश्य भी कर्तव्य एवं कानून की सीमाओं का सम्मान करते हुए प्राप्त किए जाने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक अभिसमय 2003 भी उत्तरदायित्वपूर्ण एवं संस्थागत व्हिसल ब्लोइंग का समर्थन करता है। वैल्यू एडिशन। सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा का अनुच्छेद 12 तथा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार वाचा का अनुच्छेद 17 निजता के अधिकार को मान्यता देते हैं। भारत में के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा भी प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य की वैध जिम्मेदारी है। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा राष्ट्रीय हित के बीच संतुलन ही सुशासन का आधार है। निष्कर्ष। स्नोडन की मंशा जनहित से प्रेरित मानी जा सकती है, किंतु लोकतंत्र में नैतिकता, कानून तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलित और संस्थागत समाधान ही सर्वोत्तम मार्ग है। केस स्टडी 25। प्रश्न। आप एक गंभीर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्र में बचाव एवं राहत कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं तथा भोजन, पेयजल एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं से वंचित हैं। लगातार वर्षा एवं क्षतिग्रस्त मार्गों के कारण राहत कार्य में विलंब हो रहा है। राहत में देरी से नाराज स्थानीय लोगों ने आपके दल पर हमला कर दिया, जिसमें एक सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया। अब आपके कुछ सहयोगी अपनी सुरक्षा को देखते हुए राहत कार्य रोकने का आग्रह कर रहे हैं। प्रश्न। इन विषम परिस्थितियों में आपकी क्या अनुक्रिया होगी? एक लोकसेवक के उन गुणों का परीक्षण कीजिए जो ऐसी स्थिति को संभालने के लिए आवश्यक होंगे। 250 शब्द। प्रस्तावना। यह केस स्टडी संकट प्रबंधन, मानवीय संवेदनशीलता, नेतृत्व, साहस एवं लोकसेवक की उत्तरदायित्वपूर्ण निर्णय क्षमता की वास्तविक परीक्षा प्रस्तुत करती है। हितधारक। आपदा प्रभावित नागरिक, बचाव एवं राहत दल, घायल दल सदस्य एवं उसका परिवार, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, पुलिस प्रशासन, स्थानीय समुदाय एवं जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संगठन, मीडिया तथा भविष्य में राहत कार्यों पर निर्भर अन्य प्रभावित नागरिक। मुख्य भाग। घायल सदस्य की सुरक्षा एवं उपचार को प्राथमिकता। मेरी पहली जिम्मेदारी घायल दल सदस्य को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना होगी। इससे मानव जीवन की रक्षा होगी तथा राहत दल का मनोबल और प्रशासन के प्रति विश्वास बना रहेगा। यद्यपि इससे कुछ समय के लिए राहत कार्य की गति प्रभावित हो सकती है, परंतु यह नैतिक एवं प्रशासनिक दायित्व है। मूल्य संवर्धन। अल्बर्ट श्वाइचर ने रिवरेंस फॉर लाइफ के माध्यम से प्रत्येक मानव जीवन को सर्वोच्च नैतिक मूल्य माना है। राहत कार्य रोकने के बजाय सुरक्षित रूप से जारी रखना। मैं राहत कार्य पूरी तरह बंद नहीं करूंगा, बल्कि पुलिस,
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल तथा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कर कार्य जारी रखूंगा। इससे प्रभावित लोगों तक आवश्यक सहायता पहुंचती रहेगी तथा प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास बना रहेगा। हालांकि इसके लिए अतिरिक्त संसाधनों एवं सुरक्षा बल की आवश्यकता होगी। मूल्य संवर्धन। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार आपदा के समय जीवन रक्षा एवं त्वरित राहत सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। संवाद एवं विश्वास बहाली। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों, धार्मिक नेताओं तथा स्वयंसेवी संगठनों की सहायता से लोगों को राहत में हो रही देरी के वास्तविक कारणों से अवगत कराऊंगा तथा निरंतर संवाद स्थापित करूंगा। इससे तनाव एवं हिंसा कम होगी और राहत कार्यों में जन सहयोग बढ़ेगा, यद्यपि इसमें कुछ समय लग सकता है। मूल्य संवर्धन। मार्शल बी. रोसेनबर्ग ने अपनी पुस्तक नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में सहानुभूतिपूर्ण संवाद को संघर्ष समाधान का सबसे प्रभावी माध्यम बताया है। राहत कार्यों का प्राथमिकता आधारित प्रबंधन। सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों तथा गंभीर रूप से प्रभावित लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे संसाधनों का न्याय संगत उपयोग होगा तथा सर्वाधिक जरूरतमंद लोगों तक शीघ्र सहायता पहुंचेगी, यद्यपि कुछ लोगों में असंतोष बना रह सकता है। मूल्य संवर्धन। माइकल वाल्जर ने अपनी पुस्तक स्फीयर्स ऑफ जस्टिस में आवश्यकता आधारित संसाधन वितरण को न्याय संगत बताया है। ऐसी स्थिति में आवश्यक लोक सेवक के गुण। ऐसी परिस्थितियों में साहस, करुणा एवं सहानुभूति, संकट नेतृत्व, धैर्य, भावनात्मक स्थिरता, त्वरित एवं विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व तथा प्रभावी संवाद एवं समन्वय क्षमता एक लोकसेवक के लिए अनिवार्य है। यही गुण संकट की घड़ी में जनविश्वास बनाए रखते हैं। मूल्य संवर्धन। रॉबर्ट के. ग्रीनलीफ ने सर्वेंट लीडरशिप सिद्धांत के अनुसार कहा कि एक सच्चा नेता पहले सेवक होता है और संकट में समाज के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। वैल्यू एडिशन। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 तथा सेंदाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 2030 आपदा के दौरान जीवन रक्षा, समन्वित प्रतिक्रिया एवं समुदाय की भागीदारी पर बल देते हैं। यह दृष्टिकोण SDG 3, SDG 11 तथा SDG 13 के अनुरूप है और सुशासन, उत्तरदायित्व तथा मानवीय गरिमा के मूल्यों को सुदृढ़ करता है। निष्कर्ष। एक आदर्श लोकसेवक साहस, संवेदनशीलता, प्रभावी नेतृत्व एवं समन्वय के माध्यम से जनविश्वास बनाए रखते हुए हर परिस्थिति में राहत कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित करता है। केस स्टडी 27। प्रश्न। एक परिधान निर्माण कंपनी, जिसमें बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी कार्यरत है, लगातार बिक्री में गिरावट का सामना कर रही थी। कंपनी ने एक प्रतिष्ठित विपणन अधिकारी की नियुक्ति की, जिसके प्रयासों से बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कुछ समय बाद उसके विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की अपुष्ट शिकायतें सामने आईं। बाद में एक महिला कर्मचारी ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, परंतु कंपनी प्रबंधन ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद महिला कर्मचारी ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कर दी। मामला बढ़ने पर कंपनी ने महिला कर्मचारी को बड़ी धनराशि देकर शिकायत एवं प्राथमिकी वापस लेने तथा यह लिखित देने का प्रस्ताव रखा कि विपणन अधिकारी निर्दोष है। प्रश्न। भाग ए। इस प्रकरण में निहित नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए। भाग बी। महिला कर्मी के सामने कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। 250 शब्द। प्रस्तावना। यह केस स्टडी कार्यस्थल पर लैंगिक न्याय, सत्यनिष्ठा, कॉर्पोरेट नैतिकता तथा व्यक्तिगत गरिमा एवं न्याय के मध्य संघर्ष को दर्शाती है। हितधारक। पीड़ित महिला कर्मचारी, आरोपित विपणन अधिकारी, कंपनी प्रबंधन, अन्य महिला कर्मचारी, आंतरिक शिकायत समिति, पुलिस एवं न्यायपालिका, कंपनी के ग्राहक, निवेशक, शेयरधारक तथा समाज। मुख्य भाग। भाग ए। प्रकरण में निहित नैतिक मुद्दे। महिलाओं की गरिमा एवं सुरक्षित कार्यस्थल। प्रत्येक कर्मचारी को सम्मानजनक, सुरक्षित एवं भयमुक्त कार्यस्थल प्राप्त होना चाहिए। यौन उत्पीड़न न केवल व्यक्तिगत गरिमा का उल्लंघन है, बल्कि समान अवसर एवं कार्यस्थल की नैतिक संस्कृति को भी प्रभावित करता है। मूल्य संवर्धन। मार्था सी. नुसबाम ने अपनी पुस्तक वुमेन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में महिलाओं की गरिमा एवं समान अवसरों को मानव विकास का आधार माना है। बी. सत्यनिष्ठा बनाम आर्थिक प्रलोभन। धन देकर शिकायत वापस लेने का प्रयास न्यायिक प्रक्रिया, सत्य तथा नैतिक मूल्यों से समझौता है। इससे पीड़िता पर अनुचित दबाव पड़ता है और संस्थागत ईमानदारी कमजोर होती है। मूल्य संवर्धन। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में कहा कि साधनों की पवित्रता लक्ष्य जितनी ही महत्वपूर्ण है। सी. कॉर्पोरेट लाभ बनाम नैतिक उत्तरदायित्व। कंपनी ने बिक्री बढ़ाने वाले अधिकारी के विरुद्ध निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय अपने व्यावसायिक हितों एवं प्रतिष्ठा को प्राथमिकता दी।
यह कॉरपोरेट गवर्नेंस तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के विपरीत है। मूल्य संवर्धन। आर. एडवर्ड फ्रीमैन ने अपनी पुस्तक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ए स्टेक होल्डर अप्रोच में सभी हितधारकों के हितों की रक्षा को कंपनी का दायित्व बताया है। डी. न्याय एवं संस्थागत जवाबदेही। शिकायत की निष्पक्ष जांच करने के बजाय समझौते का प्रयास संस्थागत जवाबदेही एवं कानून के शासन पर प्रश्नचिह्न लगाता है। मूल्य संवर्धन। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम 2013 के अनुसार प्रत्येक संस्था में आंतरिक समिति द्वारा निष्पक्ष जांच अनिवार्य है। भाग बी. महिला कर्मी के सामने उपलब्ध विकल्प। अध्ययन लेकर शिकायत वापस लेना। इस विकल्प से तत्काल आर्थिक लाभ तथा लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिल सकती है, किंतु इससे न्याय, सत्य एवं आत्मसम्मान से समझौता होगा। साथ ही दोषी को संरक्षण मिलेगा और अन्य महिला कर्मचारियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। गुण। तत्काल आर्थिक लाभ मिलेगा। कानूनी प्रक्रिया से बचा जा सकेगा। दोष। न्याय से समझौता होगा। दोषी को संरक्षण मिलेगा। अन्य महिलाओं की सुरक्षा प्रभावित होगी। मूल्य संवर्धन। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार उच्च नैतिक स्तर पर निर्णय व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि नैतिक सिद्धांतों के आधार पर लिए जाते हैं। बी. शिकायत एवं कानूनी प्रक्रिया जारी रखना। सर्वश्रेष्ठ विकल्प। महिला कर्मी को धन का प्रस्ताव अस्वीकार कर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम 2013 तथा विधिक प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच एवं न्याय की मांग करनी चाहिए। इससे सत्य, न्याय एवं सुरक्षित कार्यस्थल की स्थापना होगी, यद्यपि उसे मानसिक, सामाजिक एवं कानूनी दबाव का सामना करना पड़ सकता है। गुण। न्याय एवं सत्य की रक्षा होगी। सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित होगा। संस्थागत जवाबदेही बढ़ेगी। दोष। प्रक्रिया लंबी एवं मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है। मूल्य संवर्धन। सिमोन द बोवार ने अपनी पुस्तक द सेकंड सेक्स में अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने को सामाजिक परिवर्तन का आधार माना है। सी. आंतरिक समिति एवं वैधानिक संस्थाओं से सहायता लेना। यदि कंपनी निष्पक्ष जांच नहीं करती, तो महिला कर्मी आंतरिक समिति, राष्ट्रीय या राज्य महिला आयोग, श्रम विभाग तथा न्यायालय की सहायता ले सकती है। इससे निष्पक्ष जांच एवं संस्थागत संरक्षण की संभावना बढ़ेगी, यद्यपि प्रक्रिया में समय लग सकता है। गुण। निष्पक्ष जांच की संभावना बढ़ेगी। संस्थागत संरक्षण मिलेगा। दोष। प्रक्रिया समय लेने वाली हो सकती है। मूल्य संवर्धन। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, वर्ष 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा एवं सुरक्षा को मौलिक अधिकार से जोड़ा। वैल्यू एडिशन। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 तथा अनुच्छेद 21 महिलाओं को समानता, भेदभाव से संरक्षण तथा गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान करते हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम 2013 इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम एवं निवारण का प्रमुख कानून है। यह दृष्टिकोण एसटीजी 5 तथा एसटीजी 8 के अनुरूप सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्यस्थल की अवधारणा को सुदृढ़ करता है। कॉर्पोरेट नैतिकता का मूल उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं, बल्कि सभी हितधारकों के अधिकारों की रक्षा करना भी है। निष्कर्ष। न्याय, गरिमा एवं सत्यनिष्ठा से समझौता कर प्राप्त लाभ क्षणिक होता है। सुरक्षित एवं समान कार्यस्थल के लिए निष्पक्ष जांच और कानून सम्मत कार्रवाई ही सर्वोत्तम मार्ग है। केस स्टडी 27। प्रश्न। एक परिधान निर्माण कंपनी, जिसमें बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी कार्यरत है, लगातार बिक्री में गिरावट का सामना कर रही थी। कंपनी ने एक प्रतिष्ठित विपणन अधिकारी की नियुक्ति की, जिसके प्रयासों से बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कुछ समय बाद उसके विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की अपुष्ट शिकायतें सामने आईं। बाद में एक महिला कर्मचारी ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, परंतु कंपनी प्रबंधन ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद महिला कर्मचारी ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कर दी। मामला बढ़ने पर कंपनी ने महिला कर्मचारी को बड़ी धनराशि देकर शिकायत एवं प्राथमिकी वापस लेने तथा यह लिखित देने का प्रस्ताव रखा कि विपणन अधिकारी निर्दोष है। प्रश्न। भाग ए। इस प्रकरण में निहित नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए। भाग बी। महिला कर्मी के सामने कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? 250 शब्द। प्रस्तावना। यह केस स्टडी कार्यस्थल पर लैंगिक न्याय, सत्यनिष्ठा, कॉर्पोरेट नैतिकता तथा व्यक्तिगत गरिमा एवं न्याय के मध्य संघर्ष को दर्शाती है। हितधारक: पीड़ित महिला कर्मचारी, आरोपित विपणन अधिकारी, कंपनी प्रबंधन, अन्य महिला कर्मचारी, आंतरिक शिकायत समिति, पुलिस एवं न्यायपालिका, कंपनी के ग्राहक, निवेशक, शेयरधारक तथा समाज। मुख्य भाग। भाग ए। प्रकरण में निहित नैतिक मुद्दे। महिलाओं की गरिमा एवं सुरक्षित कार्यस्थल। प्रत्येक कर्मचारी को सम्मानजनक, सुरक्षित एवं भयमुक्त कार्यस्थल प्राप्त होना चाहिए। यौन उत्पीड़न न केवल व्यक्तिगत गरिमा का उल्लंघन है,
बल्कि समान अवसर एवं कार्यस्थल की नैतिक संस्कृति को भी प्रभावित करता है। मूल्य संवर्धन। मार्था सी नुसबाम ने अपनी पुस्तक वुमेन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में महिलाओं की गरिमा एवं समान अवसरों को मानव विकास का आधार माना है। बी सत्यनिष्ठा बनाम आर्थिक प्रलोभन। धन देकर शिकायत वापस लेने का प्रयास न्यायिक प्रक्रिया, सत्य तथा नैतिक मूल्यों से समझौता है। इससे पीड़िता पर अनुचित दबाव पड़ता है और संस्थागत ईमानदारी कमजोर होती है। मूल्य संवर्धन। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में कहा कि साधनों की पवित्रता लक्ष्य जितनी ही महत्वपूर्ण है। सी कॉरपोरेट लाभ बनाम नैतिक उत्तरदायित्व। कंपनी ने बिक्री बढ़ाने वाले अधिकारी के विरुद्ध निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय अपने व्यावसायिक हितों एवं प्रतिष्ठा को प्राथमिकता दी। यह कॉरपोरेट गवर्नेंस तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के विपरीत है। मूल्य संवर्धन। आर एडवर्ड फ्रीमैन ने अपनी पुस्तक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ए स्टेक होल्डर अप्रोच में सभी हितधारकों के हितों की रक्षा को कंपनी का दायित्व बताया है। डी न्याय एवं संस्थागत जवाबदेही। शिकायत की निष्पक्ष जांच करने के बजाय समझौते का प्रयास संस्थागत जवाबदेही एवं कानून के शासन पर प्रश्नचिह्न लगाता है। मूल्य संवर्धन। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम 2013 के अनुसार प्रत्येक संस्था में आंतरिक समिति द्वारा निष्पक्ष जांच अनिवार्य है। भाग बी महिला कर्मी के सामने उपलब्ध विकल्प। अध्ययन लेकर शिकायत वापस लेना। इस विकल्प से तत्काल आर्थिक लाभ तथा लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिल सकती है, किंतु इससे न्याय, सत्य एवं आत्मसम्मान से समझौता होगा। साथ ही दोषी को संरक्षण मिलेगा और अन्य महिला कर्मचारियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। गुण। तत्काल आर्थिक लाभ मिलेगा, कानूनी प्रक्रिया से बचा जा सकेगा। दोष। न्याय से समझौता होगा, दोषी को संरक्षण मिलेगा, अन्य महिलाओं की सुरक्षा प्रभावित होगी। मूल्य संवर्धन। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार उच्च नैतिक स्तर पर निर्णय व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि नैतिक सिद्धांतों के आधार पर लिए जाते हैं। बी शिकायत एवं कानूनी प्रक्रिया जारी रखना सर्वश्रेष्ठ विकल्प। महिला कर्मी को धन का प्रस्ताव अस्वीकार कर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम 2013 तथा विधिक प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच एवं न्याय की मांग करनी चाहिए। इससे सत्य, न्याय एवं सुरक्षित कार्यस्थल की स्थापना होगी, यद्यपि उसे मानसिक, सामाजिक एवं कानूनी दबाव का सामना करना पड़ सकता है। गुण। न्याय एवं सत्य की रक्षा होगी, सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित होगा, संस्थागत जवाबदेही बढ़ेगी। दोष। प्रक्रिया लंबी एवं मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है। मूल्य संवर्धन। सिमोन द बोवार ने अपनी पुस्तक द सेकंड सेक्स में अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने को सामाजिक परिवर्तन का आधार माना है। सी आंतरिक समिति एवं वैधानिक संस्थाओं से सहायता लेना। यदि कंपनी निष्पक्ष जांच नहीं करती तो महिला कर्मी आंतरिक समिति, राष्ट्रीय या राज्य महिला आयोग, श्रम विभाग तथा न्यायालय की सहायता ले सकती है। इससे निष्पक्ष जांच एवं संस्थागत संरक्षण की संभावना बढ़ेगी, यद्यपि प्रक्रिया में समय लग सकता है। गुण। निष्पक्ष जांच की संभावना बढ़ेगी, संस्थागत संरक्षण मिलेगा। दोष। प्रक्रिया समय लेने वाली हो सकती है। मूल्य संवर्धन। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य वर्ष 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा एवं सुरक्षा को मौलिक अधिकार से जोड़ा। वैल्यू एडिशन। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 तथा अनुच्छेद 21 महिलाओं को समानता, भेदभाव से संरक्षण तथा गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान करते हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम 2013 इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम एवं निवारण का प्रमुख कानून है। यह दृष्टिकोण एसडीजी 5 तथा एसडीजी 8 के अनुरूप सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्यस्थल की अवधारणा को सुदृढ़ करता है। कॉरपोरेट नैतिकता का मूल उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं, बल्कि सभी हितधारकों के अधिकारों की रक्षा करना भी है। निष्कर्ष। न्याय, गरिमा एवं सत्यनिष्ठा से समझौता कर प्राप्त लाभ क्षणिक होता है। सुरक्षित एवं समान कार्यस्थल के लिए निष्पक्ष जांच और कानून सम्मत कार्रवाई ही सर्वोत्तम मार्ग है। केस स्टडी 28। प्रश्न। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात निर्वाचित जनप्रतिनिधि नीतियों का निर्माण करती है, जबकि स्थायी कार्यपालिका अर्थात सिविल सेवा उनका निष्पक्ष एवं प्रभावी क्रियान्वयन करती है। प्रारंभिक वर्षों में दोनों के बीच संबंध परस्पर सम्मान, विश्वास एवं संवैधानिक मर्यादा पर आधारित थे, किंतु समय के साथ राजनीतिक हस्तक्षेप, बार बार स्थानांतरण, पदस्थापन में प्रभाव तथा व्यक्तिगत निष्ठा की अपेक्षा ने अधिकारी तंत्र के राजनीतिकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है, जिससे प्रशासनिक निष्पक्षता एवं सुशासन प्रभावित हो रहे हैं। प्रश्न। अधिकारी तंत्र के राजनीतिकरण के क्या क्या परिणाम हैं? विवेचना कीजिए। 250 शब्द। प्रस्तावना।
यह केस स्टडी प्रशासनिक निष्पक्षता, लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व, सुशासन तथा संवैधानिक मूल्यों पर राजनीतिक हस्तक्षेप के प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत करती है। हितधारक, सिविल सेवक, राजनीतिक कार्यपालिका, मंत्री एवं जनप्रतिनिधि, सामान्य नागरिक, राज्य एवं केंद्र सरकार, लोकतांत्रिक संस्थाएं, न्यायपालिका, भावी लोकसेवक तथा समाज। मुख्य भाग। अप्रशासनिक निष्पक्षता का ह्रास। राजनीतिक प्रभाव बढ़ने पर अधिकारी जनहित एवं विधि के शासन के स्थान पर राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देने लगते हैं। इससे निष्पक्षता तथा राजनीतिक तटस्थता कमजोर होती है और प्रशासन की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। मूल्य संवर्धन। वुड्रो विल्सन ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त एवं निष्पक्ष रखने पर बल दिया। बार-बार स्थानांतरण एवं निर्णयहीनता। लगातार स्थानांतरण एवं अस्थिर पदस्थापन के कारण अधिकारी दीर्घकालिक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं कर पाते। इससे निर्णयहीनता बढ़ती है तथा विकास परियोजनाएं प्रभावित होती है। मूल्य संवर्धन। TSR सुब्रमण्यम समिति वर्ष 2014 ने सिविल सेवकों के लिए निश्चित कार्यकाल की सिफारिश की। भ्रष्टाचार एवं भाई भतीजावाद में वृद्धि। जब योग्यता के स्थान पर राजनीतिक संरक्षण एवं व्यक्तिगत निष्ठा को महत्व मिलता है, तब भ्रष्टाचार, पक्षपात तथा भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलता है। इससे प्रशासनिक नैतिकता कमजोर होती है। मूल्य संवर्धन। सुसान रोज एकरमैन ने अपनी पुस्तक करप्शन एंड गवर्नमेंट में राजनीतिक हस्तक्षेप को संस्थागत भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण बताया है। ईमानदार अधिकारियों का मनोबल गिरना। सत्यनिष्ठ एवं निष्पक्ष अधिकारी अनावश्यक स्थानांतरण, उत्पीड़न तथा उपेक्षा का सामना करते हैं। इससे उनका मनोबल गिरता है तथा योग्य व्यक्तियों में सार्वजनिक सेवा के प्रति आकर्षण कम होता है। मूल्य संवर्धन। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की एथिक्स इन गवर्नेंस रिपोर्ट के अनुसार निष्पक्ष एवं नैतिक सिविल सेवा सुशासन की आधारशिला है। जनविश्वास एवं सुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव। जब प्रशासन राजनीतिक प्रभाव में कार्य करता हुआ दिखाई देता है, तब नागरिकों का उसकी निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता पर विश्वास कम हो जाता है। इससे सुशासन तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की वैधता प्रभावित होती है। मूल्य संवर्धन। फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके में निष्पक्ष एवं सक्षम संस्थाओं को जनविश्वास का आधार माना है। नीति क्रियान्वयन की गुणवत्ता में गिरावट। राजनीतिक दबाव के कारण प्रशासनिक निर्णय पेशेवर दक्षता के बजाय राजनीतिक निर्देशों पर आधारित होने लगते हैं। इससे योजनाओं की गुणवत्ता, प्रभावशीलता एवं संसाधनों के उपयोग की दक्षता कम हो जाती है। मूल्य संवर्धन। पॉल एप्पलबी ने अपनी पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में प्रशासन की सफलता को उसकी पेशेवर दक्षता एवं निष्पक्षता से जोड़ा है। वैल्यू एडिशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवा को भारत का स्टील फ्रेम कहा था, जिसका दायित्व संविधान के प्रति निष्ठावान रहना है। TSR सुब्रमण्यम बनाम भारत संघ वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल सेवकों को लिखित निर्देश देने तथा प्रशासनिक पारदर्शिता पर बल दिया। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग तथा होटा समिति ने निश्चित कार्यकाल, योग्यता आधारित पदस्थापन एवं राजनीतिक तटस्थता को सुदृढ़ करने की अनुशंसा की है। यही व्यवस्था संविधानवाद एवं सुशासन की भावना को मजबूत करती है। निष्कर्ष। अधिकारी तंत्र का राजनीतिकरण प्रशासनिक निष्पक्षता, जनविश्वास एवं सुशासन को कमजोर करता है। संवैधानिक मर्यादा, निश्चित कार्यकाल एवं सत्यनिष्ठ सिविल सेवा को सुदृढ़ करना आवश्यक है। केस स्टडी 29। प्रश्न। एक सीमावर्ती राज्य के एक जिले में नशीले पदार्थों का कारोबार अनियंत्रित हो गया है। इसके कारण काले धन का प्रसार, पोस्त की अवैध खेती, हथियारों की तस्करी तथा संगठित अपराध में वृद्धि हुई है। शिक्षा व्यवस्था लगभग ठप हो चुकी है और युवाओं का भविष्य संकट में है। साथ ही यह भी आरोप है कि कुछ स्थानीय राजनेता एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ड्रग माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। ऐसी गंभीर परिस्थिति में एक महिला पुलिस अधिकारी को पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रश्न। यदि आप वही पुलिस अधिकारी हैं, तो संकट के विभिन्न आयामों को चिन्हित कीजिए तथा संकट का सामना करने के उपाय सुझाइए। 250 शब्द। प्रस्तावना। यह केस स्टडी कानून व्यवस्था, संगठित अपराध, भ्रष्टाचार, सामाजिक विघटन एवं नैतिक नेतृत्व के माध्यम से समग्र संकट प्रबंधन की चुनौती प्रस्तुत करती है। हितधारक। स्थानीय नागरिक एवं परिवार, युवा एवं विद्यार्थी, पुलिस विभाग एवं पुलिस अधीक्षक, राज्य सरकार एवं प्रशासन, ड्रग माफिया एवं तस्कर, सीमा सुरक्षा एजेंसियां, किसान एवं स्थानीय समुदाय, न्यायपालिका तथा समाज। मुख्य भाग। असंकट के विभिन्न आयाम। कानून व्यवस्था एवं संगठित अपराध, नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार, हथियारों की तस्करी,
मनी लॉन्ड्रिंग तथा अन्य संगठित अपराधों को बढ़ावा देता है। इससे आंतरिक सुरक्षा एवं सीमा प्रबंधन दोनों प्रभावित होते हैं। मूल्य संवर्धन। मॉइसेस नेम ने अपनी पुस्तक इलिसिट में अवैध अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शासन के लिए गंभीर खतरा बताया है। बी भ्रष्टाचार एवं संस्थागत पतन। राजनेताओं एवं पुलिस अधिकारियों की कथित मिलीभगत से कानून का शासन कमजोर होता है तथा जनता का प्रशासन पर विश्वास घटता है। मूल्य संवर्धन। रॉबर्ट क्लिटगार्ड ने अपनी पुस्तक कंट्रोलिंग करप्शन में भ्रष्टाचार को संस्थागत विश्वास का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। सी सामाजिक एवं शैक्षणिक संकट। नशे की लत के कारण युवाओं का भविष्य, शिक्षा, परिवार एवं सामाजिक ताना बाना गंभीर रूप से प्रभावित होता है, जिससे अपराध एवं सामाजिक असुरक्षा बढ़ती है। मूल्य संवर्धन। पाउलो फ्रेरे ने अपनी पुस्तक पेडागॉजी ऑफ द ओप्रेस्ड में शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम माना है। डी आर्थिक एवं सुरक्षा संकट। अवैध खेती एवं काले धन के कारण वैध अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तथा सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मूल्य संवर्धन। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध निरोधक अभिसमय 2000 संगठित अपराध के विरुद्ध बहुआयामी एवं समन्वित रणनीति पर बल देता है। भाग बी। संकट से निपटने के उपाय। ड्रग माफिया के विरुद्ध खुफिया एवं वित्तीय कार्रवाई। पुलिस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय तथा अन्य एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान चलाकर ड्रग नेटवर्क, काले धन एवं अवैध संपत्तियों पर कठोर कार्रवाई करूंगा। इससे अपराध के आर्थिक आधार को कमजोर किया जा सकेगा, यद्यपि शक्तिशाली गिरोहों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। गुण। अपराध के आर्थिक आधार को कमजोर करेगा। संगठित गिरोहों पर प्रभावी नियंत्रण होगा। दोष। सुरक्षा जोखिम एवं प्रतिरोध बढ़ सकता है। मूल्य संवर्धन। नशीले पदार्थों एवं मनोप्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1988 समन्वित कार्रवाई पर बल देता है। बी पुलिस तंत्र में शून्य सहिष्णुता। भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों एवं संरक्षण देने वाले व्यक्तियों की निष्पक्ष जांच कर कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करूंगा। इससे पुलिस की विश्वसनीयता बढ़ेगी, यद्यपि राजनीतिक एवं विभागीय दबाव का सामना करना पड़ सकता है। गुण। पुलिस की विश्वसनीयता बढ़ेगी, जनता का विश्वास पुनः स्थापित होगा। दोष। राजनीतिक एवं प्रशासनिक दबाव उत्पन्न हो सकता है। मूल्य संवर्धन। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवाओं की वास्तविक शक्ति उनकी निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा को बताया। सी सामुदायिक पुलिसिंग एवं नशा मुक्ति अभियान। विद्यालयों, पंचायतों, महिला समूहों, धार्मिक नेताओं एवं स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से जनजागरूकता, नशा मुक्ति एवं पुनर्वास कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इससे नशे की मांग कम होगी और समाज का सहयोग बढ़ेगा, हालांकि इसके परिणाम आने में समय लगेगा। गुण। नशे की मांग कम होगी, सामाजिक सहयोग बढ़ेगा। दोष। परिणाम दीर्घकाल में प्राप्त होंगे। मूल्य संवर्धन। सर रॉबर्ट पील के पीलियन सिद्धांतों के अनुसार पुलिस की सफलता जनता के विश्वास एवं सहयोग पर निर्भर करती है। डी युवाओं के लिए शिक्षा एवं रोजगार के अवसर। जिला प्रशासन के साथ मिलकर कौशल विकास, खेल, शिक्षा एवं वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रमों को बढ़ावा दूंगा ताकि युवाओं को नशे एवं अपराध से दूर रखा जा सके। इससे दीर्घकालिक सामाजिक सुधार होगा, यद्यपि बहुविभागीय समन्वय की आवश्यकता होगी। गुण। युवाओं का अपराध की ओर झुकाव कम होगा, दीर्घकालिक सामाजिक सुधार होगा। दोष। पर्याप्त संसाधन एवं समन्वय की आवश्यकता होगी। मूल्य संवर्धन। अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक डेवलपमेंट एज फ्रीडम में अवसरों के विस्तार को वास्तविक विकास का आधार बताया है। वैल्यू एडिशन। मादक पदार्थ एवं मनोप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तथा राष्ट्रीय कार्ययोजना नशा मुक्त भारत अभियान इस दिशा में प्रमुख संस्थागत प्रयास है। यह दृष्टिकोण SDG 3 तथा SDG 16 और सुशासन की भावना के अनुरूप है। अनुच्छेद 47 भी राज्य को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने का दायित्व सौंपता है। निष्कर्ष। ड्रग संकट केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक चुनौती है। इसका स्थायी समाधान सत्यनिष्ठ नेतृत्व, कठोर कानून प्रवर्तन एवं जन सहभागिता से ही संभव है। केस स्टडी 30। प्रश्न। भारत में सुशासन की स्थापना के लिए सिविल सेवाओं में नैतिकता, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसके लिए केवल व्यक्तिगत ईमानदारी पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसी संस्थागत व्यवस्थाएं भी आवश्यक है जो भ्रष्टाचार की संभावनाओं को पहले से पहचाने, अधिकारियों की नैतिक क्षमता विकसित करे तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाए। प्रश्न। निम्नलिखित 3 मुद्दों के समाधान हेतु संस्थागत उपाय सुझाइए। पहला,
सिविल सेवाओं में नैतिक मानकों एवं ईमानदारी के समक्ष संभावित खतरों का पूर्वानुमान। दूसरा, सिविल सेवकों की नैतिक सक्षमता को सशक्त बनाना। तीसरा, सिविल सेवाओं में नैतिक मूल्यों एवं ईमानदारी की अभिवृद्धि हेतु प्रशासनिक प्रक्रियाओं एवं प्रथाओं का विकास। 250 शब्द। प्रस्तावना। यह केस स्टडी नैतिक प्रशासन, संस्थागत सुधार, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के माध्यम से सुशासन स्थापित करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। हितधारक, सिविल सेवक, सरकार एवं प्रशासन, सामान्य नागरिक, सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधी संस्थाएं, प्रशिक्षण संस्थान, न्यायपालिका, लोकतांत्रिक संस्थाएं तथा समाज। मुख्य भाग। अनैतिक मानकों एवं ईमानदारी के खतरों का पूर्वानुमान। ईमानदारी जोखिम आकलन प्रणाली। प्रत्येक विभाग में ईमानदारी जोखिम आकलन तथा जोखिम मानचित्रण की व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे भ्रष्टाचार, हितों के टकराव तथा संवेदनशील पदों की समय रहते पहचान कर निवारक उपाय किए जा सके। गुण। भ्रष्टाचार की रोकथाम पहले से संभव होगी। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान आसान होगी। दोष। नियमित निगरानी एवं विशेषज्ञ संसाधनों की आवश्यकता होगी। मूल्य संवर्धन। OECD की पब्लिक इंटीग्रिटी रिकमेंडेशन 2017 के अनुसार संस्थागत ईमानदारी के लिए जोखिमों की पूर्व पहचान आवश्यक है। बी। व्हिसल ब्लोअर संरक्षण तंत्र। अनियमितताओं की सूचना देने वाले अधिकारियों एवं नागरिकों को प्रभावी कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाए, ताकि वे बिना भय के भ्रष्टाचार का खुलासा कर सके। गुण। पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ेगी। भ्रष्टाचार का शीघ्र पता चलेगा। दोष। झूठी अथवा दुर्भावनापूर्ण शिकायतों की संभावना बनी रह सकती है। मूल्य संवर्धन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के नेशनल इंटीग्रिटी सिस्टम के अनुसार सुरक्षित शिकायत तंत्र संस्थागत ईमानदारी का महत्वपूर्ण आधार है। भाग बी। सिविल सेवकों की नैतिक सक्षमता को सशक्त बनाना। अनियमित नैतिकता एवं नेतृत्व प्रशिक्षण। प्रशिक्षण संस्थानों में केस स्टडी आधारित नैतिकता प्रशिक्षण, मध्य सेवा प्रशिक्षण तथा नैतिक नेतृत्व कार्यक्रम अनिवार्य किए जाए, ताकि अधिकारी जटिल परिस्थितियों में विवेकपूर्ण निर्णय ले सके। गुण। नैतिक निर्णय क्षमता एवं नेतृत्व कौशल विकसित होंगे। दोष। प्रशिक्षण हेतु समय एवं संसाधनों की आवश्यकता होगी। मूल्य संवर्धन। क्रिस अर्जिरिस ने अपनी पुस्तक टीचिंग स्मार्ट पीपल हाउ टू लर्न में सतत सीखने वाली संस्थाओं को अधिक प्रभावी बताया है। बी। नैतिक मार्गदर्शन प्रणाली। सत्यनिष्ठ एवं अनुभवी वरिष्ठ अधिकारियों को युवा अधिकारियों का मार्गदर्शक बनाया जाए, ताकि नैतिक मूल्यों एवं प्रशासनिक अनुभव का प्रभावी हस्तांतरण हो सके। गुण। नैतिक संस्कृति एवं संगठनात्मक सीख विकसित होगी। दोष। उपयुक्त मार्गदर्शकों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। मूल्य संवर्धन। वॉरेन बेनिस ने अपनी पुस्तक ऑन बिकमिंग अ लीडर में नैतिक नेतृत्व के विकास में मार्गदर्शन की भूमिका पर बल दिया है। भाग सी। प्रशासनिक प्रक्रियाओं एवं प्रथाओं का विकास। ई गवर्नेंस एवं प्रक्रिया सरलीकरण। अधिकांश सेवाओं को ऑनलाइन, समयबद्ध एवं फेसलेस बनाया जाए, ताकि मानवीय विवेकाधिकार कम हो, पारदर्शिता बढ़े तथा भ्रष्टाचार की संभावना घटे। गुण। पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ेगी। भ्रष्टाचार कम होगा। दोष। डिजिटल अवसंरचना एवं साइबर सुरक्षा की आवश्यकता होगी। मूल्य संवर्धन। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रमोटिंग ई गवर्नेंस रिपोर्ट में तकनीक को पारदर्शिता एवं जवाबदेही का प्रमुख माध्यम माना है। बी। निश्चित कार्यकाल एवं पारदर्शी स्थानांतरण नीति। सिविल सेवकों के लिए निश्चित कार्यकाल तथा योग्यता आधारित पदस्थापन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में सत्यनिष्ठा, नागरिक केंद्रित व्यवहार एवं नैतिक नेतृत्व को प्रमुख मूल्यांकन मानदंड बनाया जाए। गुण। प्रशासनिक निष्पक्षता एवं स्थिरता बढ़ेगी। नैतिक कार्य संस्कृति विकसित होगी। दोष। प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संस्थागत प्रतिबद्धता आवश्यक होगी। मूल्य संवर्धन। टी एस आर सुब्रमण्यम समिति वर्ष 2014 ने निश्चित कार्यकाल की अनुशंसा की तथा चेस्टर आई बर्नार्ड ने अपनी पुस्तक द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव में संगठनात्मक मूल्यों एवं नैतिक नेतृत्व को प्रभावी प्रशासन का आधार बताया। वैल्यू एडिशन। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की एथिक्स इन गवर्नेंस रिपोर्ट, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013, केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 प्रशासनिक ईमानदारी को सुदृढ़ करने के प्रमुख संस्थागत आधार है। अनुच्छेद 311 लोकसेवकों को प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि STG 16 पारदर्शी, उत्तरदायी एवं प्रभावी संस्थाओं के निर्माण पर बल देता है। निष्कर्ष। सिविल सेवाओं में नैतिकता केवल व्यक्तिगत गुण नहीं, बल्कि संस्थागत संस्कृति है। आत्म प्रशिक्षण, पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी एवं उत्तरदायी शासन से ही सुशासन सुदृढ़ होगा। केस स्टडी 21।